अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशस्तों के हवाले से समाअत का नतीजा क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सी क़यास आराइयाँ और तज्ज़िये किए जा रहे हैं। बहुत से हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स और सियासी तज्ज़ियाकार भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस पूरी समाअत में हावी हैं और वो उनके साथ 13 में से 7 जजेस कम से कम उनके साथ हैं। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा चाहते क्या हैं वो ये वाज़े तौर पे नहीं बता रहे। ज़ाहिर बात है, ये बात ही ऐसी शर्मिंदगी की है। और वो बात ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से ये लगता है कि चीफ जस्टिस न सिर्फ ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि ये जो माले गनीमत के तौर पे ये जो नशस्तें हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने की तरफ राग़िब नज़र आते हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें एक सबसे बड़ी वजह बल्ले के निशान से मुताल्लिक़ वो फ़ैसला है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और आज जो मखसूस नशस्तों का जो एक मसला है, मुअम्मा है, इसकी वजह भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी 2 जजों का 13 जनवरी का वो फ़ैसला था जिसके बायस अब मखसूस नशस्तों से भी तहरीक इंसाफ महरूम हो चुकी है। मगर अब 13 जजेस की अदालती कार्रवाई जो हो रही है मखसूस नशस्तों पे, उसमें तेज़ी से जजेस में एक रियलाइजेशन आ रही है कि मामला सिर्फ ये नहीं कि मखसूस नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को मिलनी हैं या सियासी जमातों को, ये तो पहले ही कोई मसला नहीं। असल सवाल ये है जो बार बार अब जस्टिस अतहर मिनल्लाह की तरफ से उठाया जा रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से उठाया जा रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से उठाया जा रहा है, जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से उठाया जा रहा है और जज दूसरे जजेस की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन में शामिल थी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किस कानूनी अख्तियार के तहत तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया इलेक्शन के मकासद के लिए और उनके तमाम उम्मीदवारों को यकतरफ़ा तौर पे जबरी तौर पे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है और बज़ाहिर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या के अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। इनके तमाम दलाइल का महवर ये था कि जनाब आइन में लिखा है कि आज़ाद को सीटें नहीं मिलनी और सियासी जमातों में ही ये सीटें तकसीम होनी हैं। और एक और सवाल जो पैदा हो गया है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आज़ाद आ जाते हैं कि वो अक्सरियत में हो जाते हैं तो क्या फिर भी उनको सीटें नहीं दी जाएंगी। तो ये एक अलग से सवाल है, लेकिन बुनियादी सवाल इस पूरी समाअत से यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून और आइनी अख्तियार के तहत एक सियासी जमात को उसकी शनाख्त के साथ बेदखल कर दिया, इलेक्शन के अमल से बाहर निकाल दिया और उसके जितने उम्मीदवारान थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अब ये इस सवाल के ऊपर एक रियलाइजेशन हो रही है, मगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बज़ाहिर बज़िद नज़र आते हैं कि उन्होंने ये सीटें खाली भी नहीं रखनी और ये सीटें जो हैं लगता है कि चीफ जस्टिस की नज़र में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो अमानत हैं जो उनको लौटाई जाना ज़रूरी है। जबकि कुछ लोगों के ख़्याल में ये माले गनीमत है जो कि मफ्तू फ़ौज या फ़तह करने वाले जो लोग हैं वो आपस में बांट लेते हैं। और जंग में फ़तह कैसे होती है, तलवार से, बंदूक से, ताकत से होती है। और बज़ाहिर कुछ जजेस की नज़र में इलेक्शन में भी यही हुआ और जस्टिस अतहर मिनल्लाह बार बार ये कह रहे हैं शुरू दिन से कि एक सियासी जमात को पूरे इंतखाबी अमल से बाहर निकाला गया, वोटरों के का जो वोट देने का हक़ था उससे महरूम किया गया और यूँ एक संगीन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर आला तरीन अदालत जो है वो चश्म पोशी नहीं कर सकती। तो बड़ी तेज़ी से एक रियलाइजेशन आ रही है और MJ TV और बल्कि पहले ही मैंने ट्वीट्स में भी बहुत पहले समाअत के शुरू में कहा था कि असल सवाल ये नहीं है कि आया
जो मखसूस नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को मिल सकती हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि आया जो PTI ने इलेक्शन लड़ा है वो बतौर एक PTI एक सियासी जमात लड़ा है या नहीं, और अगर ये सवाल का हल जवाब मिल गया तो फिर यकीनी तौर पे PTI जो है मखसूस नशस्तों की भी हकदार ठहर सकती है। बहरहाल अभी अगले मंगल तक बात चलेगी या मालूम नहीं। शुरू में तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बहुत जल्दी में थे, अब लगता ही है बड़ी लंबी तारीखें दे रहे हैं। कुछ लगता है कि वो मायूस हैं, और वैसे भी बेंच के ऊपर से जिस किस्म के आज की समाअत में आखिरी समाअत में सवाल जवाब हुए, उसके बाद लगता ये था कि काजी फाइज़ कभी इलेक्शन कमीशन के वकील को लुकमा देते थे, कभी अटॉर्नी जनरल की हमायत में आते थे, और बतौर एक जज सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ऐसा कोई सवाल अटॉर्नी जनरल से या इलेक्शन कमीशन के वकील से नहीं किया जिससे इलेक्शन कमीशन की हत्ता कि ये कोताही भी सामने आती हो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। काजी फाइज़ ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये भी नहीं पूछा, तो अटॉर्नी जनरल को तो बल्कि वो मदद करते रहे। और आज की सबसे अहम बात ये थी कि जब अटॉर्नी जनरल को कन्फ्रंट किया गया इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन से जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर एक पार्लिमानी पार्टी फहरिस्त में शामिल किया गया था, और उसके आगे उसके जो उम्मीदवारान थे कोई 81 के करीब जो अरकान असम्बली थे उनकी फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई की थी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके वो नॉलेज में ये नहीं है, ये इसका जवाब जो है ख़ुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील देंगे, और अटॉर्नी जनरल ने उसके हवाले से कोई वाज़े जवाब नहीं दिया, बल्कि ये ज़रूर कहा कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि ये लुकमा दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कि ये तो कोई भी अगर गलती से जारी कर दे। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप पार्टी थी उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के वकील पर सवालात हो रहे थे उसमें भी काजी फाइज़ ने जो है इलेक्शन कमीशन के वकील की मदद करने की कोशिश की, और कहा कि अगर कोई जो है पहले गैर कानूनी काम हुआ है तो क्या अब भी होना चाहिए, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी ये कहा। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फिर अगर ऐसी बात है, अगर बाप पार्टी को दी गई मखसूस नशस्तें जो कि असम्बली के अंदर बनी थी, बाप पार्टी उसको नशस्तें दे दी थी इलेक्शन कमीशन ने, अगर वो मामला सामने आएगा तो फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी सामने आएगा। ये अजीब मंतक है, मालूम नहीं चीफ जस्टिस की क्या मंतक है। तो एक और जो सबसे एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक तरतीब नज़र आ रही है, वो कहते हैं देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस। वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ PTI के हवाले से और ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से जो 3 बड़े मामलात हैं जिनकी वजह से असम्बली के अंदर बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो सकता है हुक्मरान जमात से PTI की तरफ, उन तीनों बड़े मुकदमात में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ खुद अपने आप को हर बेंच में शामिल करते हैं। सबसे पहले बल्ले वाले निशान का फ़ैसला उन्होंने खुद दिया 3 रुकनी बेंच में बैठ के, फिर उसके बाद मखसूस नशस्तों वाला एक फुल कोर्ट खुद ही बना के खुद ही फुल कोर्ट में भी बैठ के, और अब एक तीसरा केस ऐसा आया है कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पार्लियामेंट के अंदर असम्बलियों के अंदर पावर बैलेंस से है, ताकत के तवाज़ुन से है, और वो केस है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, जिसने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो उस वक्त मलिक शहजाद अहमद थे उनके सिफारिश के ऊपर तमाम जो उन्होंने नाम भेजे हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के उनको वो तैनात कर दिया जाए, बल्कि उन्होंने हुक्म दिया था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आया, और अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने ख़ुद को एक 5 रुकनी बेंच की सरबराही सौंप दी है, और अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो आइनी हैसियत है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ जो हैं वो बेंच बना के अब बैठ गए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्यों अहम है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल इसलिए अहम है कि बड़ी तादाद में दर्जनों के हिसाब से नून लीग के जीते हुए उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ PTI के उम्मीदवारों ने इलेक्शन पटिशनें कर रखी हैं, और उनमें जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पे जो इस्लामाबाद के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, उन्होंने तो पिछले 3-4 महीने के दौरान कई बार नून लीग के कामयाब करार दिए गए इस्लामाबाद से उम्मीदवारों को फॉर्म 45 लाने का हुक्म दिया, इसके बावजूद भी वो नहीं फॉर्म 45 पेश कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ हल्कों के पेश कर दिए, लेकिन अब वो मैच करना ज़रूरी था, नून लीग वाले पेश नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल को चैलेंज क्या करना था। उससे पहले पार्लियामेंट ने एक कानून लेके आ गई
कि रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं और मुकदमात मुंतकिल भी किए जा सकते हैं। और जो ही वो कानून आया तो इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से, जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों के मुकदमात सुन रहे थे और फार्म 45 मांग रहे थे, उनसे मुकदमात लेके एक नया ट्राइब्यूनल बना दिया, जिसको बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर मुअत्तल कर दिया। और अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट आ गया, जहाँ पे अब एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फायरी साहब उस बेंच में बैठ के हैं और वो तय करेंगे कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल रिटायर्ड जजों के जो बनेंगे तो क्या जो मौजूदा केसेस सुने जा रहे हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, ये वही जजेस सुनेंगे या कोई और जजेस सुनेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फायरी साहब बड़ी तेज़ी से हर ऐसे मुकदमे में मौजूद हैं जिससे ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल सकता है या मुतासर हो सकता है। इन तमाम सूरत हाल के बाद अब आपको मैं आज की बड़ी मेहनत के बाद मैंने कुछ आखिरी जो समात है मखसूस नशस्तों के हवाले से, उसमें तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस के कुछ ऐसे रिमार्क्स थे और अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे और जजों के सवालात थे कि जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अंग्रेज़ी के रिमार्क्स थे, उर्दू के रिमार्क्स थे, उनको मैंने उसी तरतीब के साथ एडिट किया है, उसका उर्दू में तर्जमा किया, अपनी वॉइस ओवर की है, आसान उर्दू के अल्फाज में बताने की कोशिश की है कि अटॉर्नी जनरल अगर कोई दलील दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, और फिर जजेस जो सवाल कर रहे हैं या रिमार्क्स दे रहे हैं उनका मतलब क्या है। उर्दू वॉइस ओवर तर्जमे के साथ पहले आप वो देख लें, फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मखसूस नशस्तों के इस केस में बड़ा सवाल क्या है। ये फ़ैसला आपने करना है। आइए आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या। और आज जो दिन था वो अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान का दिन था, जो वफाक के नुमाइंदा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे बतौर गैर जानबदार चीफ लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की आइन की तशरीह में मुआवनत के लिए तलब किए गए हैं। देखिए वो क्या कहते हैं और फिर जजेस उनसे क्या पूछ रहे हैं, कौन से सवालों के वो जवाब दे पा रहे हैं और कौन से सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे। ज़रा देखिएगा। जस्टिस अतमान अल्लाह कहते हैं कि आइन के अंदर सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें देने की बात बुनियादी तौर पर सियासी जमातों के ही आइनी हकूक़ की मज़र है, मगर इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को ही बाहर निकाल फेंका है और बज़ाहिर ये आइन की एक संगीन खिलाफ वर्जी है। और इलेक्शन कमीशन खुद ही आइन की इस संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। तो क्या बतौर सुप्रीम कोर्ट क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम आइन की इस संगीन खिलाफ वर्जी को रोकें? और इलेक्शन कमीशन के हाथों आइन की संगीन खिलाफ वर्जी ने आइन में दर्ज जमहूरी असूलों की जड़ों को खोखला किया है। इलेक्शन कमीशन ने अमली तौर पे उन लाखों वोटरों को वोट के हक से महरूम कर दिया है जिन्होंने एक सियासी जमात की हिमायत में वोट दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये आज़ाद उम्मीदवार आए कहाँ से? क्या लोगों ने इनको बतौर आज़ाद उम्मीदवार वोट दिया या फिर इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद करार दिया? और क्या इसकी वजह आइन की नाक़िस तशरीह थी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि किसी भी सियासी जमात की पार्लिमानी पार्टी होने का मतलब है कि इस सियासी जमात के इलेक्शन उम्मीदवार या मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार के लिए कामयाब होकर असम्बली में आना ज़रूरी है ताकि पार्लिमानी पार्टी बनाई जा सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या मखसूस नशस्तों के लिए नामज़द उम्मीदवार भी पार्लियामेंट में अपनी सियासी जमात से हट के पार्लिमानी पार्टी बना सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं और उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी होती है। मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी से अलग होती है। मैं उस पॉइंट पे नहीं, मैं यहाँ पे तो सिर्फ ये सबमिट कर रहा हूँ कि फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू हैव अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन द हाउस, इट्स कैंडिडेट्स और नॉमिनीज मस्ट हैव succeeded in the elections to constitute that parliamentary party. अटॉर्नी जनरल ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन के बतौर पार्लिमानी पार्टी जारी करदा नोटिफिकेशन का जवाब देने से गुरेज किया। फैसल साहब referred to a notification on the record, so we just want to understand कि वो नोटिफिकेशन कहाँ से आ गई फिर? वो अपने रिबटल में बता देंगे ये। नहीं, उन्होंने तो बताया, आपने बताना है। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ क्लॉज 2 of 63A के नीचे कि वो क्या
क्या हो सकता है, क्या नहीं हो notification सकता। doesn't exist, or what is that notification issued? आज का स्टेटस क्या है ना, that's what we're asking you, कि आज का स्टेट, are they a parliamentary party or not? If somebody has notified them as a parliamentary Somebody party, तो नहीं will notify How can them. they? There is no such The provision. ECP नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी 63A के नीचे के वो क्या हो So सकता है, what क्या नहीं हो notification सकता। doesn't exist, or what is that notification issued? आज का स्टेटस क्या है? चीफ जस्टिस काजी फायजी अटॉर्नी जनरल की मदद को आए और कहा कि अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौजूद भी है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी Even if there is, would it have any consequence? देख लेते हैं। It's like the No Supreme Court, it's constitutional like Supreme consequence. Court Why would it not have notifying you consequence? as the Attorney No General of constitutional Pakistan. It would have presence in parliament as a parliamentary party. Why is it having no consequence? No, my submission, your leadership, is that clause 2, there is a specific requirement under clause 2. What will have to be seen is that whether there was any candidate or nominee of Sunni Ittihad Council who returned on the party ticket. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कौमी असम्बली की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन पेश किया जिसमें पीटीआई की जरताज गुल को बतौर पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नोटिफाई किया गया था। एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टीज की फहरिस्त में शामिल करते हुए इनके आगे इन मुंतखब अराकीन की तादाद भी लिखी थी। Ittihad Council in the National Assembly with immediate effect. So this is a business of National Assembly. मैं अब आपको इलेक्शन कमीशन का भी दिखा रहा हूँ। ये था नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने रिकॉग्नाइज किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया अपने रिकॉर्ड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से आइन की शेख 56(6)D के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर तस्लीम किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का हकदार ना ठहरा के क्या इलेक्शन कमीशन अपनी बात को रद्द नहीं कर रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस दस्तावेज के मुताबिक इसमें उम्मीदवारों को नहीं जाहिर किया गया, महज सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले अफराद के नाम जाहिर किए गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये किसने अख्तियार दिया कि वो ये तय करे कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का है। चीफ जस्टिस काजी फायजी अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर मदद को आए और कहा कि ये तसव्वुर करें कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी फहरिस्त जारी कर दी जिसमें एक मारूफ सियासतदान को किसी मुखालिफ सियासी जमात का या दूसरी सियासी जमात का रुकन जाहिर कर दिया, तो ये एक गलती होगी और ऐसी गलती की बुनियाद पे कोई दावा नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल इस नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुरेजस्टार। तो आप ये बता दें कि ये जो पार्टी बन गई इंडिपेंडेंट से, इनके मेंबर तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनका कोई पार्लिमानी लीडर नहीं होगा। माय लॉर्ड 63A का अगर आप पढ़ेंगे 1 में 63A1 उसमें अगर पार्लिमानी पार्टी के हेड के डिसीजन के बगैर आप वोट कास्ट करेंगे तो आप डिफेक्शन में आएंगे, तो क्या वो डिफेक्शन से आरी हो गए? माय लॉर्ड जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन ने बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया था, मगर अब जबकि ज़िमनी इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कुछ सीटें जीत ली हैं, तो अब वो पार्लिमानी पार्टी बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने इस बात को तस्लीम किया कि अब जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ज़िमनी इंतखाबात में चंद सीटें जीत ली हैं तो अब वो पार्लिमानी पार्टी बना सकते हैं। मगर इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने एक सवाल किया कि जब एक बार इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर एक सियासी जमात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अब वही जमात जिसको इलेक्शन कमीशन बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं करता, उसकी पार्लिमानी पार्टी को इलेक्शन कमीशन कैसे तस्लीम कर रहा है। इस बात का जवाब अटॉर्नी जनरल के पास भी नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात है ही नहीं, तो आज वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद अचानक पार्लिमानी पार्टी कैसे बन गई।
अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक सियासी जमात उस वक्त पार्लिमानी पार्टी बना सकती है जब वो कम से कम एक सीट असेंबली के अंदर जीत ले, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बात मखसूस नशिस्तों की नहीं, बात इलेक्शन कमीशन के अख्तियार और सियासी जमातों के उस हक की है कि वो इलेक्शन बतौर एक सियासी जमात के लड़ पाएं। अपने दलाइल को समेटते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल नहीं है कि सियासी जमात कौन है और कौन सी नहीं, बल्कि ये सवाल है कि आया जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आज़ाद अरकान असम्बली को मिलनी है या सियासी जमातों को। और अटॉर्नी जनरल का ये भी मौक़िफ़ था कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ यानी कंप्लीट जस्टिस करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, वो कोई दायरा कार नहीं जिसको बढ़ाया जा सकता है। और वो अख्तियार महज किसी भी ज़ेर समात केस में मुकम्मल इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट को मखसूस हदायत और अहकाम जारी करने का अख्तियार है, न कि आर्टिकल 187 यानी कंप्लीट जस्टिस को बतौर दायरा कार इस्तेमाल करते हुए किसी भी अलग से या नए मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ था कि आइन में दर्ज आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ यानी कंप्लीट जस्टिस फराहम करने का जो अख्तियार है उससे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट एक ज़ेर समात मुकदमे में उस मुकदमे के किसी ख़ास पहलू पे तो फोकस कर ले मगर उस मुकदमे के दूसरे अहम पहलुओं को नज़रअंदाज कर दे। जैसे मंसूर अली शाह ने मिसाल देते हुए कहा कि जैसे इस ज़ेर समात मुकदमे के अंदर हम सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने या ना मिलने के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, मगर हमने ये सवाल भी देखना है कि आखिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनी कैसे और कौन से हालात के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मजबूर हो गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने में। और अगर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने दिया होता तो आज ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के अंदर शामिल होते, न कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। तो ये मामला मुकम्मल इंसाफ के अंदर भी आता है और हमने सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलने या ना मिलने को नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि क्या किसी सियासी जमात को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने से अगर इलेक्शन कमीशन ने रोका है तो क्या ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार था भी या नहीं। जस्टिस अतर मनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि उनकी बातों से लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास बेइंतहा अख्तियारात हैं और गैर मामूली अख्तियारात हैं, वो ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस मुकदमे के सिर्फ चंद पहलुओं तक ही महदूद रखें। और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया तो फिर इसके संगीन असरात होंगे। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि अब ये बात आया हो चुकी है कि आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है और एक सियासी जमात को एक सियासी अमल से निकाल बाहर किया गया है, जिसकी बुनियाद एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह थी और जो तशरीह एक आइनी इदारे की तरफ से की गई। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को महदूद कर लिया तो फिर बिलवास्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट आइन की संगीन खिलाफ वर्जी को नजरिए ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे रही होगी। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि ये केस कोई मामूल की अपील की समाअत नहीं है, बल्कि ये केस अवाम के हकूक़ से जुड़ा है और अब तक ये वाज़ेह हो चुका है कि अवाम को एक बड़ी तादाद में वोट के हक से महरूम किया गया है, जिसकी बुनियाद एक आइनी इदारे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक गैर आइनी तशरीह है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये किसी पटवारी की जानिब से ज़मीन के इधर उधर कर देने का केस नहीं है कि हम इससे हट के किसी मामले पर गौर नहीं कर सकते। ये मामला कौमी इंतखाबात का है, ये मामला अवाम के वोट के हक का है। इस मामले के ऊपर हमने हर पहलू पे जायजा लेना होगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि मैं महज एक मसले पर गौर करूं और उस मसले की वजह पर गौर न करूं जो उससे कुछ देर पहले की है। ये हकायक से नजरें चुराने के मुतरादिफ होगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो तकरीबन अपना फैसला भी सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमने सिर्फ थोड़ी सी आंखें खोलनी हैं और खुद इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के मुताबिक ही जो पीटीआई के चंद आज़ाद रह जाने वाले 3 या 4 अरकान असम्बली हैं उनको पीटीआई बतौर जमात तस्लीम किया जाए और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों या पार्टियों को उनमें शामिल होने की मोहलत दे दी जाए। ऐसा करने से सारे मसले हल हो जाएंगे और अगर ये मुकम्मल इंसाफ नहीं तो फिर मालूम नहीं इंसाफ किसे कहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बातें सुन के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से भी रहा न गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हम सब इंसाफ मांगते हैं मगर इंसाफ का अपना अपना मतलब निकालते हैं। जैसे कुछ लोग सजाए मौत के हक में हैं और कुछ उसके खिलाफ और इसे इंसाफ का नाम देते हैं। क्या हम यहाँ अपने अपने मतलब का इंसाफ देने बैठे हैं या कानून और आइन को नाफिज करने? नजरिया ज़रूरत मुतारफ कराने वाले सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को अगर पढ़ा जाए तो सब में इंसाफ के असूलों का हवाला दिया जाता रहा है। इंसाफ की अवामी मकबूलियत के नाम पर हर अदालती फैसला मफरूज़े पर मबनी रहा। अगर उन्होंने सिर्फ आइन की सादा अल्फाज को पढ़ लिया होता तो आइन वाज़े तौर पे कहता है कि आप हुकूमत पर कब्जा नहीं कर सकते, मुंतखब नुमाइंदों को घर नहीं भेज सकते। ये हैं आइन के असल अल्फाज। मैं आइन की रूह की तरफ अभी गया भी नहीं। जब मुझसे ज़्यादा ज़हीन जजेस ये कहें कि आइन को छोड़ो और बस इंसाफ करो, अगर हमने लफ्ज़ इंसाफ का सहारा लेकर फैसले करने हैं तो फिर आइन को भी ख़त्म कर देना चाहिए। लगता है अब हम कौम पर अपनी सोच को मुसल्लत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आइन बनाने वालों को इंसाफ के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें पता है कि इंसाफ क्या होता है। हम पार्लियामेंट पर भी अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम अपने लिए ऐसी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं जो तारीख में गुम हो चुकी हैं और अब जिनका तस्करा भी नहीं होता। नजरिया ज़रूरत ऐसी ही सोच का नतीजा था। जब हमें आमरीत का दरवाज़ा खोलने का जवाब नहीं मिलता तो हम इंसाफ का नाम लेकर ऐसा करते हैं। हर कोई इंसाफ की अपनी अपनी तशरीह करता है। क्या अब हम इस इल्मी बहस में उलझेंगे? अब ये कोई इतना अहम मसला भी नहीं कि जिस पर यहाँ अभी तक कोई बहस भी हुई हो। मैं नजरिया ज़रूरत लाने वाले जजों की नीयत पर भी शक नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में वो सच्चे दिल से उस पर यकीन रखते थे। पाकिस्तान को एक बार तो आइन के रास्ते पर चलने दें। I don't want to stick my neck out or let it come from as if it's a thing of the court saying this, that the doctrine of necessity was done. I think on the very principle or the concept or what they borrowed, what they in their hearts or in their conscience, I would even go that far. They genuinely believed it. I wouldn't even say that, I wouldn't even attribute any malafide or ill intent to any of those judges. They genuinely believed it. I don't want let's Pakistan go on the constitutional path for once. जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स के बाद जस्टिस अतर मनीला ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया और कहा कि अटॉर्नी जनरल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आइन की संगीन खिलाफ वर्जी को जायज़ करार दे दें जो हमारे सामने वाज़े हो चुकी है। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने बोला, ये बात मफरूज़े पर मबनी है। जस्टिस अतर मनीला ने कहा, ये मफरूज़ा नहीं है, तमाम अहकामात हमारे सामने हैं, सब वाज़े है, हम कमरे के हाथी से नजरें क्यों चुरा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए अदाद शुमार पर जस्टिस इरफान सादत से भी न रहा गया। सीट 2 उन्होंने ऑब्टेन करी हैं और यहाँ पर जो और सूरत हाल है नॉन मुस्लिम की, JUIP की 0 सीट्स थी, उनको 2 सीट्स मिली है नॉन मुस्लिम्स की। और जिन्होंने कोई, आप कहाँ देख रहे हैं सर? ये पेज नंबर 20 पे 580 पे जो सीट्स एलोकेशन है, रिजर्व सीट जो ऑब्टेन करी नॉन मुस्लिम्स की, जी नॉन मुस्लिम्स की। खैबर पख्तूनख्वा में 0 सीट्स JUI मुस्लिम्स की, तो रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम प्रोविंस में तो नहीं होती है सर। इसमें 2 सीटें इन्होंने ऑब्टेन करी। वो फिर विमेन की होंगी, नॉन मुस्लिम्स तो सिर्फ नेशनल असेंबली में होती है। प्रोविंशियल असेंबली में भी है, जो डेटा मेरे सामने से प्रोविंस में है, प्रोविंस में कोई सीट उन्होंने ऑब्टेन नहीं करी, 2 सीट्स हैं उनके पास। बिल्कुल। आपका जवाब क्या है कि ये कैसे उनको, मतलब जितनी सीट्स उनकी नहीं है उनसे डबल ट्रिपल उनको मिल रही है, 3 गुना ज्यादा मिल रही है। एक फारसी का एक मकौला है जी साहब, जी सर, हिस्सा बकदर जुस्सा जी।
यानी जितनी आपकी साख्त होगी उसके मुताबिक आपको मिलनी चाहिए। उससे बढ़कर एक सवाल ये आ रहा है कि मिल सकती है या नहीं। मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया था, इम्पैक्ट वाला इसीलिए इम्पैक्ट वाला आपसे पूछा था। वो मुझे जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि आपका काम। अटॉर्नी जनरल से बार बार जजों की जानिब से पूछा गया कि मखसूस नशस्तों की तकसीम के बाद सियासी जमातों की तादाद पर क्या असर पड़ा है और कितनी सीटें किस जमात को मिली हैं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से कुछ आदाद व शुमार जो रिकॉर्ड पर लाए गए। जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल के उन्हीं आदाद व शुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल अपने उन दस्तावेज़ात का हवाला दे के आदाद व शुमार से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर सकते हैं। But the question, my ladyship, there were so many questions. इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट नहीं ना किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तों की तकसीम से बाहर रखा जाता है तो पार्लियामेंट अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगी। कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अगर आप उसको एक्सक्लूड करते हैं ना इस साइज ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो वो आप अगर हाउस गोज ऑरी